जी सुबह बखैर, कौन बात कर रही हैं? मैं नौशाबा बात कर रही हूँ। नौशाबा, अभी आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। हाँ जी 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 नौशाबा, क्या कहेंगी? जी क्या कहना चाह रही हैं? डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी मुझे ना अपने स्किन के बारे में पूछना था। मेरी स्किन पे दाने बहुत ज्यादा हैं। आपकी स्किन पे दाने बहुत ज्यादा है? अच्छा ठीक है। जी आपकी एज क्या है? जी आपकी मेरी एज हाँ हाँ 90। 19। जी अच्छा चले ठीक है। 90 तो नहीं है कि वो रिंकल्स को ये जाने कह रही हूँ। नहीं नहीं 90 तो नहीं लग रही डॉक्टर साहब। चलो थैंक यू सो मच नशाबा, थैंक यू। अच्छा पहले तो डस्ट एलर्जी को बता दीजिए, फिर हम उसका देखिए बहुत मुख्तसर सा जवाब है। ये हमने पूरा शो किया एलर्जी के ऊपर। ये डस्ट में पोलन्स होते हैं। हाँ। ये एंटीजन कहलाते हैं ये। तो उसकी वजह से जो है एलर्जिक पैदा होता है। ये हाइपर सेंसिटिविटी का एक रिएक्शन होता है। हाँ। उसकी वजह से होती है। अब पोलन मौजूद होगा तो रिएक्शन भी होगा। तो आपको पोलन से तो दूर होना है। हाँ। अवॉइड करना है आपको। डस्ट को फिर आपने अवॉइड करना है। तो ये तो उसका इलाज हो गया। हाँ। यानी आपको डस्ट में नहीं जाना। और डस्ट भी अलग अलग होती है। कराची की डस्ट अलग है, लाहौर की अलग है, इंग्लैंड के अलग है, सबके अलग। तो आपको ये पोलन, क्योंकि जो एनवायरमेंटल होते हैं, तो वो पोलन को आपको देखना है कि कौन सी डस्ट से हो रही है। तो वो आप क्या करें, बहुत से ऐसे पेशेंट आए हैं हमारे पास जो कराची में जिनको होती है एलर्जी हो, वो लाहौर चले गए नॉर्मल हो गए वो। तो इसलिए कि वो पोलन डिफरेंट हो जाती है। तो एक तो ये उसको अवॉइड करें। दूसरी कि जब एलर्जिक हो जाती है तो एंटी एलर्जिक ड्रग्स पाए जाते हैं, तो वो कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा लेकिन ये जो डस्ट एलर्जी होती है या और जो नॉर्मल एलर्जीज हम देखते हैं, बहुत से लोगों को बहुत सारी खाने की चीजों से बहुत सारी एलर्जीज हो जाती हैं। किसी को बीफ से होता है, किसी को अंडे से होता है। तो ये क्योरेबल होती है या? तमाम चीजें क्योरेबल हैं। ये या इसकी वजह ये होती है कि हमारे पास जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स पाए जाते हैं बहुत पोटेंट है। अच्छा। और इमीडिएट आप उनकी थेरेपी लेंगे तो क्या हो जाएगा। और डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। आपके जो भी फैमिली फिजिशियन है, आप उनको जरूर दिखा दें। वो आपको जो भी दवा प्रेफर कर रहे हैं वो आप यूज करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वही हार्ट डिजीज बच्चों के अंदर। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं होती? ये देखिए तमाम जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा। मैंने आपको बताया कि जेनेटिक प्रॉब्लम जो हार्ट की प्योर जेनेटिक प्रॉब्लम बहुत ही कम पाए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था TOFA वेस्टर्न डिजीज है, वो तो हो जाते हैं। हाँ। लेकिन ये सारी चीजें जो होती हैं हमारे जो मेजर कॉज हमारे पाया जाता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। अच्छा। और उसके अंदर जो होता है इन्फेक्शन सबसे मेजर है। और इन्फेक्शन में वायरल इन्फेक्शन है। और वायरल इन्फेक्शन के बाद कुछ ड्रग इंड्यूस होती हैं। जैसे मैंने शायद एक प्रोग्राम में बताया था कि कुछ ड्रग्स होते हैं जो नींद के हवाले से होते हैं। अच्छा। थैलिडोमाइड ड्रग कहलाता है। वो हार्ट की डिफेक्ट बनाते हैं वो। तो उनको अगर प्रेगनेंसी में आपको प्रेगनेंसी में अगर यूज होती हैं, और हमारे यहाँ ये बहुत यूज होता है, इसीलिए इनकी इंसिडेंट बढ़ रहा है हमारे यहाँ। दूसरी चीज ये होती है कि ड्रग इंड्यूस होता है। ड्रग ये कि आपने कुछ टैबलेट ले लिए, एनर्जेटिक ले लिए। हाँ। वो भी जो है ना डिफॉर्मिटी डेवलप करते हैं। इसके अलावा आप कुछ डेफिशिएंसी होती है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। फॉलिक एसिड एक ऐसी चीज है, यानी वो फिर आयरन में जाती है। तो मैंने बताया था कि बहुत सी प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जैसे उसके अंदर नर्वस सिस्टम को डिफेक्ट हो जाते हैं। अच्छा। डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड से। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से बहुत ही अहम है, जो यानी गायनेकोलॉजिस्ट का बहुत अहम रोल प्ले होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे पहली काउंसलिंग जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये होती है कि आप बगैर कोई किसी मशवरे के कोई ड्रग नहीं लेंगी। बिल्कुल ठीक, ये सबसे पहली शर्त है। तो इससे समझ लें कि आप 75% डिजीज पे काबू पा लेती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें, इसके अलावा इन्फेक्शन है, ड्रग रिड्यूस हो जाती है जब पे डिफेक्ट के साथ, फिर कुछ माहौल के हिसाब से होता है, कुछ चोटें ट्रामेटिक चेंजेस आती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में हार्ट डिजीज का इंसिडेंस इतना ज़्यादा नहीं है। अमेरिका में 8/1000 है। अच्छा। पाकिस्तान में 6/1000 है। उस सूरत में कि जब आप अनक्योर्ड हैं, कोई ट्रीटमेंट ना ले रहे हो, उस वक्त ये चीजें डेवलप होती हैं। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही अगर आपने एकदम कुछ ड्रग लिए और छोटे टाइम के लिए आपने विथड्रॉ किया, उसको क्योर किया है, तो ये इसको काबू पाया जा सकता है। इसीलिए मना करते हैं प्रेगनेंसी में आप अपनी मर्जी से कोई भी दवा नहीं ले सकते। अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। एक और कॉलर है, देखती हूँ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सुबह बखैर। गुड सुबह बखैर। जी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं उज़मा अदनान बात कर रही हूँ। उज़मा अदनान, कैसी हैं उज़मा? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ। और आपका प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। आज माशाल्लाह से डॉक्टर साहब तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सवाल करना चाह रही हैं डॉक्टर साहब से? मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहूंगी कि जब बच्चे की पैदाइश होती है, जो दिल के 4 वॉल्स होते हैं,
जैसे जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो क्या वो ड्यूरिंग डिलीवरी के वक्त होती है या फिर उनमें पैदाइशी तौर पे वो चीज आती है? क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहले जो है वो हार्ट बनना शुरू होता है, तो क्या वो उनके जो बनता है वो शुरू से ही उनकी क्लॉटिंग हो रही होती है या फिर बाद में ये किसी और वजह होती है इसकी, कोई और वजह होती है इसकी? अच्छा ठीक है, चले ठीक है, हम जानते हैं आपसे। अच्छा, आप आज का सवाल का जवाब दे रही हैं उज़मा? नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब बिल्कुल भी नहीं पता। चले ठीक है जी। अच्छा, आप अपनी जिंदगी का खुशगवार लम्हा बताइए ना। जी हेलो जी जी, मैंने कहा आप अपनी जिंदगी का खुशगवार लम्हा बताएं, आपको कब सबसे ज्यादा खुशी हुई थी? जब मेरी जो है मेरे हस्बैंड से शादी हुई थी। So cute. क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह उसके बाद बस खुशियां ही खुशियां हैं। हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हूँ मैं। फिर हर लम्हा खुशी का लम्हा है। जी जी बिल्कुल। चले ठीक है, थैंक यू सो मच उज़मा, थैंक यू। बहुत क्यूट लगा मुझे आपका ये कहना कि जब मेरे हस्बैंड से शादी हुई थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारी रेगुलर कॉलर हैं, बिल्कुल जी हाँ। तो जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि जो हार्ट के प्रॉब्लम जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से होते हैं या कंजेनिटल जो होते हैं, वो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी डेवलप होती है हार्ट चैम्बर्स में। इन्होंने सही कहा कि हार्ट 4 चैम्बर्स होते हैं। हमारे पास जो है यानी 3rd to 4th वीक से हार्ट की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो यहीं से ही नॉर्मलिटी शुरू हो जाती है। ठीक है, इस तरह जिनकी यानी जो ड्रग जो पहले फर्स्ट टाइम में लिए जाते हैं जो मदर लेती हैं, वो ड्रग इंड्यूस डिजीज में कहलाती हैं और ये डिफॉर्मिटी डेवलप करते हैं। अच्छा, तो लिहाजा हमें केयर करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर हम फर्स्ट उसमें ही जो है हम दवाएं ले लें और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी दवा ले लें जिससे प्रॉब्लम, तो वही प्रॉब्लम फिर स्टार्ट हो जाती है उस वक्त नहीं, अगर एक मतलब हार्ट अपना कंप्लीट हो जाता है, बन जाते हैं चैम्बर, तो फिर नहीं होते। यहाँ फिर वो मैंने कहा ना, फिर वो बाद में पैदा होने के बच्चे के बाद कंजेनिटल निकल आती है, एक्वायर्ड डिजीज होती हैं, वो अलग हो जाती है, वो हम फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें इसका मतलब तो ये कि प्रेगनेंसी में बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं साहब। अगर चलें, ये तो बाय बर्थ वाली डिजीज आ गई, लेकिन अगर थोड़ी सी एज के बाद बच्चे के अंदर कोई डिजीज नजर आ रही है या हार्ट डिजीज स्टार्ट हो रही है, तो वो किस तरह से उसके सिम्टम्स होंगे, किस तरह से पता चलेगा? देखिए, उसकी भी डिजीज हम जो देखते हैं ना, वो कॉमन डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज जितनी भी होती है यूजुअली हमारे मुल्क में जो होती है, वो इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन होता है। इन कॉमन में इन्फेक्शन में वायरल इन्फेक्शन, जैसे किसी को चिकन पॉक्स हो गई है, मीजल्स आ गई हैं, ये सब चीजें अल्टीमेटली हार्ट पे भी असर करती हैं। अच्छा। जी हाँ। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि गला खराब हो गया, गले खराब की डिजीज जो है अगर रिपीट हुआ तो रोमेटिक फीवर में चला जाता है। इसी तरह की एक डिजीज कावासाकी कहलाती है डिजीज, जैपनीज ने डिटेक्ट की थी, हमारे यहाँ भी पाई जाती हैं चीजें। इसी तरह कार्डियक तो बुखार हुआ। एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मली बज़ाहिर अगर कोई चीज ऐसे डिटेक्ट नहीं हो रही है, सिर्फ अगर परसिस्टेंट फीवर चल रहा है, एक पेशेंट को परसिस्टेंट फीवर है, यानी वो बच्चा अगर वो 1 साल का है या 2 साल का है, अगर उसका फीवर मोर देन 6 वीक्स चल रहा है, आप उसको, ये अलार्म है, ये आपका खतरे का सिग्नल है, आप डॉक्टर से रुजू करें। रिपीटेशन ऑफ फीवर होता है, रिपीटेशन फीवर हो गया। इसके अलावा अगर आपको पास कोई कंप्लेन नहीं आ रही है, बच्चे को सब ये कह रही है कि इनको 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते फीवर चल रहा है, ये जो फीवर है, परसिस्टेंट फीवर जो हो रहा है, ये एक्चुअली ये इसके पीछे जो रीजन है वो हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है। या इसके साथ अगर बच्चे को जो है घबराहट हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रही है, चेस्ट पेन भी बता रहा है, हाँ। तो ये बच्चे को समझ लो हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हमें इन्फेक्शन उसके हिसाब से डील करना है। ठीक है। अच्छा, एक कॉल है, कॉल भी ले लेते हैं। बहुत सीवियर बात हो रही है, बहुत ज्यादा ऐसी डिजीज है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह ना करे कि अगर हमारे इर्द गिर्द किसी के अंदर ये चीज है तो उसको फौरन डिटेक्ट कर लेना चाहिए। कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। कैसी हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं तज़ीन बात कर रही हूँ, कराची से। सॉरी? तज़ीन फ्रॉम कराची। नसरीन? तज़ीन जी। तज़ीन कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थोड़ा लाउडली बोले। तज़ीन आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। चलिए ठीक है, पहले मैं आंसर दूंगी। सुहेल अब्बास आंसर है। ठीक है। और मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगी। जरूर, आप बात करिए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा 1.25 साल का है, वो मुसलसल मतलब 2 महीने से खांसी नजर था जी। हम उसको दवाइयाँ दे रहे थे, हमने उसको टेस्ट करवाया तो उसमें ब्लड में इन्फेक्शन आया था। अच्छा, ब्लड में इन्फेक्शन आया था। ब्लड इन्फेक्शन आया था। ब्लड इन्फेक्शन आया था, फिर उन्होंने इंजेक्शन दिए थे लगने के लिए ना 3। अच्छा।
मतलब 3 दिन का कोर्स था उसके लगेंगे इन्फेक्शन खत्म करने के। अब मुझे सवाल एक ये पूछना है कि हमने इंजेक्शन तो लगाया लेबोरेटरी से, लेकिन क्या जो गोश्त का इंजेक्शन है वो डिफरेंट होता है नर्स के इंजेक्शन से? मतलब IDM का कुछ चक्कर होता है कि हमें नहीं पता था कि लेकिन हमें जो लेबोरेटरी मेडिकल स्टोर वाला है ना, उसने कहा कि गोश्त का इंजेक्शन गोश्त में ही लगता है, लेकिन फिर हमें उसने नर्स का इंजेक्शन दिया जो हमने गोश्त में लगवा दिया। उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मुझे ये चीज पूछनी है। और किस चीज का इंजेक्शन था तज़ीम, जरा थोड़ा सा आप बताएंगी प्लीज? ब्लड इन्फेक्शन को खत्म करने का। ब्लड इन्फेक्शन को खत्म करने का, ठीक है ठीक है, मैं बता देता हूँ। खत्म करने का था। और दूसरा सवाल ये पूछना है, अब 3 दिन तो उसके इंजेक्शन लगे, उसकी तबीयत माशाल्लाह बिल्कुल सही हो गई, सही हो गई। तो अब हमें दोबारा टेस्ट करवाना है या मतलब क्या करना है अब, या नहीं करवाना है, छोड़ दें? ठीक है, 2 बातें मुझे बता दें। जी जी चलें, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। इनको इसको बीमारी क्या थी जो इन्होंने देखी बीमारी नहीं बताई, ब्लड इन्फेक्शन जो होता है कोई बीमारी नहीं होती। ये जब ये कुछ चीजें डिटेक्ट करती हैं कि इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन चूंकि इनको नाक में कुछ प्रॉब्लम और कोल्ड हुआ था तो ये यकीन तौर पे साइनोसाइटिस था इनको। और साइनोसाइटिस में कुछ प्रॉब्लम इन्फेक्शन के हो जाते हैं, तो उसमें ये कि एक छोटा सा थेरेपी मिनिमम हम 3 to 5 डेज की थेरेपी देते हैं। और जरा छोटे बच्चे हैं चूंकि उनको इनटेक करने में प्रॉब्लम होती है, लिहाजा इंजेक्टेबल पे रख देते हैं। तो इंजेक्टेबल की किस्में होती हैं, कोई इंट्रामस्कुलर होते हैं, कोई IV होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इंजेक्शन होते हैं वो IV IM दोनों होते हैं। तो लिहाजा उनको कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये होता है कि उनको पानी और थोड़ा सोल्यूशन चेंज कर देते हैं, IV वाले IM में तब्दील हो जाते हैं और IM वाले IV में हो जाते हैं। इंजेक्शन की जो अपना जो पाउडर फॉर्म में होता है उसकी एफिकेसी या उसकी अफादियत पे कोई असर नहीं पड़ता। यही वजह थी कि वो बच्चे को IV की जगह उन्होंने मस्कुलर लगा दिया, लेकिन बच्चा सही हो गया, बच्चा सही हो गया, सही हुआ। तो इस बात की दलील है कि वो जो मेन इंजेक्शन का जो दिया जा रहा था वो उसने अफेक्ट किया है। ठीक है। इसके अलावा जो इन्फेक्शन कैसा हो क्या है तो लाजिम बात है वो अपने डॉक्टर से रुजू करेंगे तो वो बेहतर तौर पे बता सकता है। बिल्कुल, आप डॉक्टर से पता करें कि इस चीज को कंटिन्यू करना है या नहीं करना भी। अच्छा, अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम मजीद इस चीज के बारे में जानेंगे, इस बीमारी के बारे में जानेंगे जो बच्चों के अंदर बहुत यंग एज में जो हार्ट डिजीजेस हो जाती हैं, इसके ऊपर बात करें। हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ में, आपको छोटी सी ब्रेक के बाद ज्वाइन जी। वेलकम बैक, दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। एक कॉलर भी है, उनको भी ले लेते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर को लूं, क्योंकि बच्चों का इतना सेंसिटिव टॉपिक होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा उसका हल पता लग सके। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, ओए लाइन ड्रॉप हो गई है क्या? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं लाइन ड्रॉप हो गई, आप फिर से कॉल कर सकते हैं। ब्रेक पे आपने होल्ड पे थे। हम अभी बात कर रहे हैं बच्चों की कार्डिक डिजीजेस के ऊपर, कौन कौन सी होती हैं, किस वजह से होती हैं बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम्स। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि जो है हमने बाय बर्थ बच्चों की तो बात कर ली कि जो जिनके अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम होती हैं, अब थोड़े बड़े बच्चों में भी आ जाती है ये वाला मसला ना, तो क्या इनके भी वही प्रोसीजर होता है जो बड़े में होता है, लाइक वही बाईपास होना, आई मीन एंजियोप्लास्टी होना, एंजियोग्राफी होना, ये सारी चीजें होती हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रही है। हमें एक तो जनरल रूटीन के टेस्ट होते हैं हर बच्चों के, हमें जो भी बीमार होते हैं CPSR वगैरह हो गए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम, लेकिन जो स्पेशल टेस्ट बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, ये रिसर्च है ये जो कंजुनाइटल डिजीजेज होती है उनमें लिपिड्स लेवल चेंज हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है, प्रोटीन लेवल ऑल्टर हो जाता है, तो हमें वो टेस्ट करने होते हैं। ये ज्यादा सेंसिटिव चीजें कहलाती हैं, लेकिन ये टेस्ट होते हैं। इसका मतलब ये कोलेस्ट्रॉल का जो प्रॉब्लम आता है वो हम कहते हैं कि जी खानों से और इससे तो आता ही है, तो बच्चों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम मुझे समझ। जी हाँ, ये जेनेटिक होता है, ये जेनेटिक होता है बिल्कुल। इसके अलग से डिजीज होती हैं। बाद बच्चों की डिजीज जेनेटिक ऐसी होती हैं जो शुरू में डिक्लेयर हो जाती हैं, बाद आगे जाके डिक्लेयर होती हैं। तो हमें ये लेवल चेकअप करने होते हैं। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर तरीका जो कार्डिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है वो है एक एंजियोग्राफी हम कराते हैं। एंजियोग्राफी के मतलब ये होता है कि एक्चुअली जो वेन्स हैं या जो आर्टरीज होती हैं वो जो दिल के अंदर जा रही होती हैं उनमें इब्नॉर्मलिटी आ जाती है, या तो वो कॉन्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, या कहीं पर ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती हैं, रुक जाती है, कहीं कोई पार्ट जो है उसका वेन का रुक जाता है। हमें उसको डिटेक्ट करना होता है। सारी कंडीशन जो भी डेवलप होती है इन्हीं चीजों से करा लेते हैं। परेशान होते होंगे एंजियोग्राफी के टाइम पे? बहुत ही अच्छी बात है आपने की है। देखिए एंजियोग्राफी का नाम आते ही या हम कहते हैं कि बड़ों के लिए डर लग जाता है, कर दें हम, या हम कहते हैं कि इनको एंजियोप्लास्टी कराना है, तो एक खौफ सा पैदा हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि बल्कि इनको खौफ लेने के बजाय इनको शुक्र अल्लाह का करना चाहिए कि ऐसी चीजें यहाँ मौजूद हैं, वो बच्चों से लेके बड़ों तक बड़ी अच्छे अंदाज में यहाँ हमारे डॉक्टर और सर्जन मौजूद हैं, वो परफॉर्म कर